हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ये चैप्टर का जो नंबर है वो है 8 नंबर। दिस इज द 8 नंबर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, दैट इज द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की शुरुआत करने से पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज पीरियोडिक टेबल का होना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग उसके बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। पीरियोडिक टेबल का यदि हम स्केच ड्रॉ करें तो आप सबको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में होता क्या है। पीरियोडिक टेबल के अंदर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ऐसे 4 डिफरेंट ब्लॉक में हम लोग उसे क्लासिफाई करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो लाइन है आप लोगों की, ये है आपका एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक। देन आफ्टर यहाँ पर बीच में एक लाइन आएगी, यहाँ पर ये ब्लॉक रहेगा, ये ब्लॉक डी ब्लॉक रहता है, आप सबको पता ही होगा। देन आफ्टर यहाँ पर एक लाइन रहती है, यहाँ पर एक पूरा ब्लॉक रहता है, और ये जो ब्लॉक रहता है वो ब्लॉक होता है हमारा पी ब्लॉक। एंड देन आफ्टर नीचे की तरफ जो ब्लॉक रहता है वो है एफ ब्लॉक। ये है हमारा एस ब्लॉक। देन आफ्टर ये पी ब्लॉक, बीच में होता है डी ब्लॉक एंड नीचे की तरफ होता है एफ ब्लॉक। अब हम लोग अब तक जो पढ़ चुके हैं 11 साइंस में, एस ब्लॉक हमारा पूरा खत्म हो चुका है। पी ब्लॉक 13 से लेके 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप तक होता है। तो ये जो 13 एंड 14 ग्रुप है वो हम लोग 11th में पढ़ चुके थे। पी ब्लॉक 15 से लेके 18 हमने 12th में अच्छे से खत्म किया है, तो ये भी आपने याद किया होगा। अब बात है डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में। डी एंड एफ, ये जो पीरियोडिक टेबल में हमारे 2 ब्लॉक बाकी हैं, दोनों की डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये चैप्टर के ऊपर से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर, वो समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो डी एंड एफ ब्लॉक में डी ब्लॉक के एलिमेंट कोऑर्डिनेट कंपाउंड बहुत आसानी से फॉर्म करते हैं। इसके पीछे भी रीजंस है, वो सारे रीजंस हम लोग देखेंगे। बाय द वे, यहां पर 3rd नंबर ग्रुप से लेके 12 नंबर ग्रुप तक ये डी ब्लॉक के अंदर हम लोग एलिमेंट को इंक्लूड करते हैं, और ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उसे हम लोग एक नाम देते हैं। वो नाम आपको याद रखना है और याद होगा शायद, दैट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। देन आफ्टर यहाँ पर जो एस ब्लॉक है इसे हम लोग मेटल बोलते हैं। जो पी ब्लॉक है हमारा, इसे मेटल एंड नॉन मेटल एंड सेमी मेटल, ये सभी उसमें इंक्लूड होते हैं। तो यहां पर प्योर मेटल होते हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये आयोनिक कंपाउंड आसानी से फॉर्म कर लेते हैं। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट आयोनिक कंपाउंड आसानी से बनाते हैं। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड आसानी से बनाते हैं। ये कोवेलेंट कंपाउंड आसानी से फॉर्म करते हैं। और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो आयोनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में लाई करते हैं, और ये ट्रांजिस्ट करते हैं बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट। एंड देन आफ्टर एफ ब्लॉक की बात करूं तो उसमें 2 सीरीज होती है, आप सबको पता होगा। पहली जो सीरीज होती है वो 4f में इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं, दूसरी सीरीज में 5f में इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं। आउटर शेल की बात कर रहा हूं। तो 4f में जब इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं उसे लेंथेनॉइड सीरीज, इन 5f में इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं तो उसे हम लोग एक्टिनॉइड सीरीज के नाम से जानते हैं। राइट? बात समझ आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एक्चुअल में ट्रांजिशन सीरीज एंड ट्रांजिशन एलिमेंट, ये चीज याद रखना, हम बात करने वाले हैं डी ब्लॉक के बारे में। तो डी ब्लॉक के बारे में बात करें हम लोग, तो यहां पर डी ब्लॉक में होगा क्या? सबसे पहली कहानी तो आप लोगों को थोड़ा सा इनिशियल एंड एंड के एलिमेंट्स शुरुआत में याद करने पड़ेंगे, एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या याद करेंगे? तो पूरी की पूरी सीरीज भी हमें याद करनी पड़ेगी। अब पूरी की पूरी सीरीज जो याद करनी है उसमें देखा जाए तो देखो, मैं यहां पर जो बात कर रहा हूं वो है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में। इसे हम लोग फर्स्ट टी सीरीज बोलेंगे, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज।
उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के बारे में, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। उसके बाद हम लोग बात करेंगे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के बारे में, दैट इज अ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है वो कहाँ से शुरू होती है, तो वो शुरू होती है स्कैंडियम से और ये खत्म होती है, लास्ट एलिमेंट यहां पर होता है जिंक। टोटल 10 एलिमेंट यहां पर होते हैं ट्रांजिशन सीरीज में। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर स्कैंडियम से लेके जिंक तक के टोटल 10 एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की हम लोग बात करें तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में इट्रियम से लेके, इट्रियम मीन्स वाई से लेके कैडमियम तक के कुल 10 एलिमेंट यहां पर भी इंक्लूड होते हैं। एंड देन आफ्टर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात करें हम लोग तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, लेंथिनम होता है, उसके बाद हाफनियम होता है। ये दोनों के बीच में एटॉमिक नंबर का बहुत बड़ा गैप है, जहां पर होती है लेंथेनॉइड सीरीज। एंड हाफनियम से लेके शुरू करें हम लोग तो ये जाती है मर्क्यूरी तक। इन टोटल इसमें भी 10 एलिमेंट होते हैं जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में इंक्लूड किए जाते हैं। अब बात यह है कि ट्रांजिशन सीरीज के अंदर जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोले जाते। मैं आपको एक कंक्लूजन बता दूं, यहां पर ये पॉइंट आपको याद रखना है कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का जो लास्ट एलिमेंट है जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का लास्ट एलिमेंट जिंक, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का लास्ट एलिमेंट कैडमियम एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट लास्ट एलिमेंट मर्क्यूरी, ये तीनों हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते। वी कैन नॉट काउंट एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये तीनों को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं। अब आपको लगेगा सर ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीजन बता देता हूं कि इसे ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं बोला जाता। इवन ट्रांजिशन सीरीज में तो इसे काउंट करते हैं बेटा, बट इसे सिर्फ हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। क्यों ऐसा है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते किसे हैं। हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट किसे बोलते हैं, तो देखो याद रखो कि डी ब्लॉक में कोई भी एलिमेंट कब होता है, जब उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर एंटर होता है, राइट। तो याद रखने की बात यह है कि किसी भी एलिमेंट की डी ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो किसी भी एलिमेंट की डी ऑर्बिटल जो है वो इनकम्प्लीट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इनकम्प्लीट होनी चाहिए। तो डी ऑर्बिटल अनपेयर्ड होनी चाहिए, दैट मीन्स बोल सकते हैं कि डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होनी चाहिए। अब कैसी कंडीशन में, तो दो कंडीशन में ये होनी चाहिए। एक, किसी भी एलिमेंट की अपनी खुद की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की लिखा जाए तो उसके अंदर डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड या फिर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होनी चाहिए। या फिर बोल सकते हैं हम लोग कि किसी भी एलिमेंट की कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट ले लो, एनी ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट ले लो, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डी ऑर्बिटल कैसी होनी चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली या फिर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब समझो, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो अपनी न्यूट्रल पोजीशन में। न्यूट्रल पोजीशन का मतलब है जैसे कि ये स्कैंडियम है, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं हम, देखो इसको कंक्लूड करने के लिए मैं एग्जांपल से समझाता हूं आप लोगों को। मान के चलिए आपके पास है स्कैंडियम। अब स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कौन सा बेटा, 21।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए तो यहां पर आएगा आर्गॉन, यहां पर आएगा 3d, यहां पर आएगा 4s, तो ये 3d1 4s2 आएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में गया। अब यहां पर देखा जाए तो d ऑर्बिटल कितने टाइप की होती है? 5 टाइप की। ये 5 टाइप की d ऑर्बिटल होगी। अब जब 5 टाइप की d ऑर्बिटल है तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो स्कैंडियम को आप ट्रांजिशन एलिमेंट बिल्कुल बोल सकते हो। तो स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। बट हम लोग सेकेंड टिटेनियम की बात करें, 22 नंबर का एलिमेंट है टिटेनियम। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आर्गॉन 3d2 4s2 आएगा बेटा। अब यहां पर क्या है? 3d2, तो d ऑर्बिटल के अंदर हम लोग यहां पर इलेक्ट्रॉन को रखे। अब जब इलेक्ट्रॉन को रखे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा। अब दूसरा क्या इसमें पैड होगा? नो, यहां पर आएगा। तो इसमें कितने अनपेड दिख रहे हैं? 2। तो ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। कोई भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में अनपेड पाए जाते हैं तो उसे हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं। अब ऐसे आगे बढ़ते जाए तो 22 नंबर का एलिमेंट टिटेनियम, 23, चलो मैं थोड़ा सा यहां पर कॉमन रखने का ट्राई करता हूं। चलिए 23 नंबर का एलिमेंट देखते हैं, वेनेडियम। 24 नंबर कौन सा है? क्रोमियम। 25 नंबर है Mn। 26 नंबर है हमारा आयरन। 27 नंबर है कोबाल्ट। 28 नंबर है निकल। 29 नंबर होता है हमारा कॉपर, ये सबको पता है। एंड 30 नंबर का एलिमेंट होता है हमारा जिंक। अब यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी लिखना चाहूंगा तो इसमें आएगा 3d3, इसमें आएगा 3d, बताओ 5। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर 4s2 होता है जबकि यहां पर 4s1 होता है। डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम एंड कॉपर में पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए। ये दोनों एलिमेंट में डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाई जाती है। Mn की बात करें बेटा तो यहां पर आएगा 3d5 4s2। आयन की बात करें तो यहां पर आएगा 3d6, यहां पर आएगा 4s2। कोबाल्ट की बात करें तो यहां पर आएगा 3d7, यहां पर आएगा 4s2। निकल में देखा जाए तो 3d8 4s2। देन कॉपर में देखा जाए तो आएगा 3d10 4s1। और जिंक में देखा जाए तो आएगा 3d10 4s2। राइट। अब यहां पर आप देखो तो ये d5 d3 d5 d5 d6 ये सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो अनपेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। यहां तक तो दिख ही रहा है कि ये सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। बट जब कॉपर की बात करें तो कॉपर की डी ऑर्बिटल को ध्यान से देखो, कॉपर की डी ऑर्बिटल को जरा ध्यान से देखो। इसके 5 टाइप्स को यदि हम लोग रिप्रेजेंट करें एंड इसे फिल्ड करें विथ एन इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पर 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन और दूसरे 5 इलेक्ट्रॉन इसमें उसकी ऑपोजिट स्पिन से फिल्ड होंगे। तो ये हो गई हमारी 3d10। अब क्या इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको? तो नो। तो इन दैट केस कॉपर को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते। बट जरा याद करिए मैंने आपको क्या सिखाया। मैंने आपको बताया है कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये देखो, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अब हम एक काम करते हैं, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट को जरा देखते हैं। कॉपर में 2 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, एक कॉपर +1 एंड कॉपर की दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कॉपर +2।
कॉपर +1 को देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कहां से होगा? तो आउटर शेल से। आउटर शेल कहां पर है कॉपर की? ये रही। तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। जब बेटा 4s से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसे हम लोग बोल सकते हैं 3d10 4s0। अब 3d10 तो ये भी तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो इन दैट केस भी हम इसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते। बट कॉपर +2 की जब बात आती है तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये 4s से जाएगा ही जाएगा, बट दूसरा एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा बेटा? 3d10 से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन 3d10 से निकल रहा है तो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी क्या मिलेगी? 3d9 4s0। अब 3d9 को यदि मैं रिप्रेजेंट करूं यहां पर, 3d9 को मैं रिप्रेजेंट करूं यहां पर, तो क्या होगा बताओ? 3d9 में इलेक्ट्रॉन फील्ड करते जाइए, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहां पर हमें इलेक्ट्रॉन कैसा मिला? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला। तो यहां पर कॉपर की किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, चाहे वो ऑक्सीडेशन स्टेट की हो या नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, दैट मीन्स ये ट्रांजिशन एलिमेंट हम बोलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते, कॉपर +1 को नहीं बोल सकते, कॉपर +2 को बोलेंगे, ऐसा नहीं है। कॉपर को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे ही बोलेंगे। कॉपर की खुद की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या फिर किसी भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, दैट मीन्स ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। बट जब बात आती है बेटा जिंक की, तो जिंक में 3d10 है। 3d10 का मतलब तो यही वाला है। ये देखो पूरी की पूरी सभी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फिल्ड है। बट जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट को देखा जाए तो जिंक सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करती है, दैट इज जिंक +2। अब जिंक +2 को देखा जाए तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी 3d10 4s0। तो यहां पर 3d10 मीन्स डी ऑर्बिटल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही रहेंगे, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट में या फिर जिंक की नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर। तो इन दैट केस हम लोग जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते। तो जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, बट स्कैंडियम से कॉपर सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है। बात समझ आई कि नहीं? तो जिंक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं बोल सकते हैं, इसके पीछे रीजन मैंने आपको बता दिया। अब सिमिलरली याद रखिए, जैसे कि जिंक में मैंने बताया कि यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3d10 जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, वैसे कैडमियम में होता है 4d10 एंड मर्क्यूरी में होता है 5d10। एक चीज और याद रखिए, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज उसे बोलते हैं जिसमें 3d में लास्ट इलेक्ट्रॉन चला जाए। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज उसे बोली जाती है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4d में जाए। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज उसे बोली जाती है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d में जाए। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है उसके बेसिस पे हम लोग ट्रांजिशन सीरीज को डिसाइड करते हैं। आई बात समझ में? तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्लियर? दूसरी चीज, ये जितने भी ट्रांजिशन सीरीज है ये सारे मेटल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें ज्यादातर मेटल ही है। और जब मेटल होते हैं बेटा तो मेटल में जो बॉन्ड होता है वो मेटालिक बॉन्ड होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट में डिस्कस कर लूं, याद रखना आप लोगों को। मेटल की बात करें तो उसमें होता है मेटालिक बॉन्ड। क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड। एंड ये जो मेटालिक बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट होता है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने बढ़ेंगे उतनी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे
स्ट्रेंथ मेटेलिक बॉन्ड की बढ़ेगी। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर एक मेटल है, इसका ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक दूसरी मेटल है, इसका ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक मेटल है, इसका ये न्यूक्लियस है। तो हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इनकी रेगुलर अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट हम लोग इस तरह से करेंगे। ये मेटल का न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मान के चलिए ये आयन का पीस है। अब यहां पर होगा क्या बेटा, यहां पर इसका ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं आपको पता होगा, इसे हम लोग बोलते हैं डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और ये है हमारा न्यूक्लियस। डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी जगह से मूव कर सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से यहां जाएगा, तो ये अपनी जगह से आगे बढ़ेगा, तो ऐसे ये ट्रैवल करते हैं। और बिटवीन टू न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन की वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। यहां पर भी होगा, सिमिलरली यहां पर भी, यहां पर भी होगा, यहां पर भी। तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा, मेटेलिक बॉन्ड। अब जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतना मेटेलिक बॉन्ड पावरफुल बनेगा। तो याद रखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये डिपेंड करती है। जितना नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे मेटेलिक बॉन्ड पावरफुल होगा। जैसे कि मैं बात करूं स्कैंडियम की, चलिए थोड़ा सा इसको अब यहां से देखते हैं। हम लोग अनपेड इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा डिसाइड करने का ट्राई करें। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, अब स्कैंडियम में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, डी ऑर्बिटल में ही होंगे, तो 1। टिटेनियम में डी ऑर्बिटल, सिर्फ डी ऑर्बिटल के देखेंगे बेटा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, तो ये 2 होंगे। इसमें कितने होंगे, 3। इसमें कितने होंगे, 5। वैसे 6 एस के भी काउंट करें तो यहां पर होंगे 5। फिर यहां पर कितने होंगे, 6। डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, बट अनपेड इलेक्ट्रॉन आर नॉट 6, क्योंकि डी ऑर्बिटल में जब 6 इलेक्ट्रॉन को हम रखें तो 6 इलेक्ट्रॉन को रखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। होगा क्या, 1 2 3 4 5 एन यहां पर आएगा 6, तो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 4, तो यहां पर आएंगे 4। जब 7 आता है तो 7 नंबर का इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे। अब इसका मतलब यह है कि शुरुआत में अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। यहां पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हुए, इंक्रीज। जब इंक्रीज हुए तो मेटालिक बॉन्ड पावरफुल बनेगा। फिर यहां पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हुए, डिक्रीज हुए, तो इसका मतलब मेटालिक बॉन्ड डिक्रीज होगा स्ट्रेंथ वाइज। दैट मीन्स एटमाइजेशन एनर्जी हमें पहले ज्यादा देनी पड़ेगी, फिर कम। अब ये क्या है भाई, देखो यहां से मैं ये दोनों एटम को सेपरेट करने के लिए बाहर से जो एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, इसे मैं बोलूंगा एटमाइजेशन एनर्जी। क्या बोलूंगा, एटमाइजेशन एनर्जी। तो एटमाइजेशन एनर्जी मुझे इनिशियली कम देनी है, स्कैंडियम के लिए कम देनी है, फिर टिटेनियम में थोड़ी ज्यादा देनी है। क्यों क्यों ज्यादा देनी है, रीजन कि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़े। फिर वेनेडियम में ज्यादा, क्रोमियम में ज्यादा, फिर Mn में थोड़ी कम। क्रोमियम में और Mn में फर्क क्या है वो समझ लो आप। क्रोमियम एंड Mn में फर्क क्या है ये पता करो। तो क्रोमियम के अंदर S का इलेक्ट्रॉन भी अनपेड है, बट Mn में S का इलेक्ट्रॉन अनपेड नहीं है। फिर Mn से आयन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक ये कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी, रीजन ये है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे। तो एटम को सेपरेट करने के लिए जो एटमाइजेशन एनर्जी देनी है
वो इनिशियली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इनिशियली ये इंक्रीज हो रही है एंड आफ्टर दैट Mn से लेके जिंक तक देखोगे तो ये डिक्रीज हो रही है ड्यू टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। इनिशियली नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़े, फिर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हुए। क्लियर? तो बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। अब हम लोग लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। ये सीरीज भी आपको याद करनी है पूरी। चलिए चैप्टर को अब लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। कहने का मतलब समझते हैं इसका। पहला पॉइंट है बेटा इंट्रोडक्शन। डी ब्लॉक एलिमेंट आर ऑफन कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हम सब जानते हैं बिकॉज देयर पोजीशन इन अ पीरियडिक टेबल इज बिटवीन द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। राइट, मैंने पहले ही बताया कि ट्रांजिशन एलिमेंट के जो डी ब्लॉक है, ट्रांजिशन एलिमेंट जिसे बोलते हैं, वो एस एंड पी ब्लॉक के बीच में लाई करता है और इसीलिए इसे ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। Their property are transitional between highly reactive metallic element जिसे S ब्लॉक बोलते हैं, जो कौन सा कंपाउंड ज्यादातर बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड जो मैंने पहले ही बता दिया, एंड द एलिमेंट ऑफ P ब्लॉक विथ फॉर्म अ कोवेलेंट कंपाउंड्स। हम जानते हैं, मैंने बताया है बेटा आपको कि जो S ब्लॉक के एलिमेंट है, चलो एक बार दिखा दूं आपको, जो S ब्लॉक के एलिमेंट है वो कौन से कंपाउंड ज्यादातर बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड। P ब्लॉक के एलिमेंट ज्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं और दोनों के बीच में ये D ब्लॉक के एलिमेंट लाई करते हैं, तो इसीलिए इसे ट्रांजिशनल बोलते हैं। देन आफ्टर थर्ड पॉइंट देखो आप लोग। थर्ड पॉइंट क्या है, टिपिकली द ट्रांजिशन एलिमेंट हैव एन इनकम्प्लीटली फिल्ड D ऑर्बिटल। समझ में आया? ट्रांजिशन एलिमेंट उसे बोलते हैं जिनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड D ऑर्बिटल होगी। इसका डायरेक्टली मतलब ऐसा भी होता है कि उनके पास मिनिमम 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अ ट्रांजिशन एलिमेंट मे हैव अ डिफाइंड एज अ एलिमेंट whose atom in a ground state or in one common oxidation state। कोई भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर या फिर उसके ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हैज पार्टली फिल्ड डी सबशेल, डी ऑर्बिटल पार्टली फिल्ड होनी चाहिए। दैट मीन्स 100% कंप्लीटली फिल्ड नहीं होनी चाहिए। डी ऑर्बिटल 100% फिल्ड होती है तो D10 बन जाती है, राइट। बट यदि इलेक्ट्रॉन बिटवीन 1 to 9 है डी ऑर्बिटल के अंदर तो उसे हम लोग पार्टली या पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल बोल सकते हैं। ग्रुप नंबर 12 का एलिमेंट जिंक ग्रुप, एलिमेंट हैव अ कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स in a ground state as well as in their common oxidation state, therefore they are not regarded as a transition element। मैंने पहले ही बताया कि जिंक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं करते हैं बेटा। क्यों नहीं करते हैं, रीजन क्या है इसके पीछे? तो रीजन ये है कि जिंक की अपनी ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर या फिर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेड नहीं देखने को मिलता। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताया है आपको। अब हम लोग एक काम करते हैं, यदि मैं बात करूं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की, चलो हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो आउटर शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, यहां पर लिख रहा हूं मैं, जरा ध्यान से समझ लो। यहां पर होगा 4s_n3d, यहां पर होगा 5s_n4d एंड यहां पर होगा 6s_n5d। तो ये 1 से 2 इलेक्ट्रॉन s में होते हैं एंड 1 to 10 इलेक्ट्रॉन d में होते हैं। यहां पर अगेन 1 to 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 to 10 यहां पर हो सकते हैं। s के अंदर 1 to 2 हो सकते हैं, यहां पर 1 to 10 हो सकते हैं। तो इन दैट केस ये जो s है उसे हम लोग n बोल दे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 को। तो ये क्या है 3, तो n-1 बोले। ये 5 को यदि हम n मान ले तो 4 को क्या मानना पड़ेगा, n-1। 6 को यदि n मान ले तो 5 को क्या मानना पड़ेगा, n-1। तो इसकी एक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख सकते हैं। अब वो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो देखते हैं। देखो ये रहे, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज n-1 d
1 to 10 हो सकता है एंड NS 1 to 2 हो सकता है, वेर N इज द आउटर मोस्ट शेल। N को क्या बोलते हैं बेटा? आउटर मोस्ट शेल। हाउएवर, अब ये पॉइंट आपको MCQ के लिए काम में आने वाला है। ये जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको एक एलिमेंट फॉलो नहीं करता है, और वो एलिमेंट है पैलेडियम। कौन सा एलिमेंट है? पैलेडियम। पैलेडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो तो क्रोमियम 36 एंड देन आफ्टर 4d10 5s0 आता है। 4d10 5s0 आता है। तो यहां पर 5s के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन हम लिख रहे हैं, जबकि यहां पर कॉमन में क्या दिख रहा है? NS में 1 to 2 होना चाहिए, राइट? तो इसीलिए हम लोग पैलेडियम को इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट नहीं मान सकते। एंड लास्ट पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर इन्वॉल्व इन अ ट्रांजिशन सीरीज। वो ट्रांजिशन सीरीज का पार्ट तो है, बट दे आर कॉल्ड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू कंप्लीटली फेल्ड d ऑर्बिटल्स। समझ में आया? तो उनकी d ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है, और इसीलिए हम लोग इसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते। वो ट्रांजिशन सीरीज का पार्ट है, बट उसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते। अब बेटा आप लोगों को 3 सीरीज यहां पर दे रखी है। पहली है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज दिख रही है आपको, फर्स्ट सीरीज। स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसे याद भी करना है आप लोगों को। ओके, मैं बाद में आपको इसे याद रखने का फॉर्मूला भी बता दूंगा, सो डोंट वरी। ऐसे 4 सीरीज होती है, बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 3 सीरीज याद करनी है। इसमें आपको Z दे रखा है। Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन एंड 3d में कितने इलेक्ट्रॉन, वो जरा याद रखना है। अब जनरली होता क्या है बेटा, 4s कंप्लीट होने के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, बट यहां पर कुछ जगह पे देखो तो एक क्रोमियम को जरा ध्यान से देखो। क्रोमियम में 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है और d में 5 है। फिर यहां पर कॉपर को अलग से याद रखना पड़ेगा। कॉपर में 1 है 4s के अंदर एंड d में 10 है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में ऐसे ज्यादा एलिमेंट है जिसमें s में 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। देखो Y, ZR, NB, MO, TC, RU, RH, PD, AgN, कैडमियम, जिसमें 5s में देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी अलग टाइप की है। दिख रहा है कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अलग से याद रखना पड़ेगा, राइट? देखो जरा, इसको भी अलग से याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है 5s के अंदर। फिर टेक्नीशियम को अलग से याद रखना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। RU 1 इलेक्ट्रॉन, RH 1 इलेक्ट्रॉन, PD 0 इलेक्ट्रॉन। तो पैलेडियम की तो बात हमने पहले ही कर ली है, तो बिल्कुल अलग है। सिल्वर में 1 इलेक्ट्रॉन। तो वैसे देखा जाए तो आउट ऑफ 10 7 तो ऐसे हैं जो अलग से याद करने पड़ेंगे, तो उल्टा कर लो आप। बाकी के कॉमन है, 3 को अलग से याद कर लो जिसमें 5s में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। एंड देन आफ्टर आगे बढ़े, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात करें हम, तो थर्ड सीरीज के अंदर ये देखो बेटा, प्लैटिनम, ये डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैरी कर रहा है। ऑरम को देखो, ऑरम मींस गोल्ड। ऑरम को देखो तो ये भी डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में प्लैटिनम एंड ऑरम, उसके अलावा एक चीज और याद रखनी है, दैट इज पहला जो एलिमेंट लेंथेनम है उसका एटॉमिक नंबर 57 है, बट दूसरा एलिमेंट जो हाफनियम है वो 72 नंबर का है बेटा। इसके बीच में कितने नंबर गायब है? 14। और ये जो 14 एलिमेंट बीच में से उठा लिए गए हैं वो लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f के अंदर एंटर करते हैं, और इसीलिए इसे हम लोग लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट बोलते हैं। बाद में हम बात करेंगे इसके बारे में, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बात समझ आई? तो मेरी आप लोगों से विनती है कि आप लोग ये सारी चीज़ें पहले तो नोट कर लीजिए। ये बहुत काम में आने वाली चीज़ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, इसे नोट कर लीजिए।
PDF तो मैं आपको भेज दूंगा, तो आप लोग उसमें से लिख पाओगे, बट ये एक्सप्लेनेशन जो है उसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। क्लियर? समझ में आया? चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं अब हम लोग। प्रॉपर्टीज देखनी है हम लोगों को, जनरल ट्रेंड इन द केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जनरल ट्रेंड देख रहे हैं हम। देखो जनरल ट्रेंड क्या शो कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, दैट इज अ मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर, देखो एक एक पॉइंट बहुत आसान है ये। इन डी ब्लॉक एलिमेंट द लास्ट but one penultimate shell of electron is expanding, thus they have a many physical and chemical property in common। ये क्या बोल रहा है? पेनल्टीमेट का मतलब क्या है? देखिए, मान के चलो आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को टारगेट करो, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जहां एंटर कर रहे हैं वो ऑर्बिटल कौन सी होगी? 3D। 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, शुरुआत का 21 नंबर का एलिमेंट हो या लास्ट नंबर 30 नंबर का एलिमेंट हो, सब में इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसमें? 3D में। एंड जब तक 3D में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट कॉमन पाई जाती है। अंडरस्टूड? चलिए सेकेंड, नियरली ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट हैव अ डिस्प्ले टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज सच हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मीन्स आप उसमें से खींच के बहुत इजीली वायर बना सकते हो। डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी एंड मेटेलिक लस्टर। देखो ये सारी चीजें किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी में देखने को मिलती है, कोई नई चीज नहीं है। मोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट हैव CCP एंड HCP टाइप स्ट्रक्चर। CCP को आप FCC भी बोल सकते हो, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक, ये अलग टाइप का है, आपको याद रखना है। ओके, तो मेजॉरिटी एलिमेंट हमको CCP दैट मींस FCC एंड HCP टाइप के स्ट्रक्चर शो करते हैं। द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर वेरी मच हार्ड एंड हैव अ लो वॉलेटिलिटी। तो हार्ड है एंड लो वॉलेटिलिटी वाले हैं, मींस उसका वेपराइजेशन आसान नहीं होता है, उनको बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ती है, एंड दैट्स व्हाई दे हैव अ हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन की एंथैल्पी कैसी है? हाई। मैंने पहले ही बताया कि एक बल्क ऑफ एटम है, किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट का एक बल्क है, जैसे कि आयन का पीस है या निकल का पीस है या कॉपर का पीस है या फिर आप स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम किसी का भी ले लो, उसमें से एटम को सेपरेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एंथैल्पी है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलते हैं। और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बहुत ज्यादा जरूर पड़ती है वहां पर। देन आफ्टर क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन, ये पॉइंट याद रखने जैसा है बेटा। पहली सीरीज का क्रोमियम, दूसरी सीरीज का मॉलिब्डेनम एंड तीसरी सीरीज का टंगस्टन हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब मैंने पहले ही बता दिया है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो एटमाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो हम लोग बोल सकते हैं दीज आर वेरी हार्ड मेटल्स, दे हैव अ मैक्सिमम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इन द रिस्पेक्टिव पीरियड। तो पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन रखने वाली ये एलिमेंट है। क्रोमियम कहां पर आता है? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का। मॉलिब्डेनम कहां आता है? सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में आता है। एंड टंगस्टन कहां आता है? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आता है। देखो इसको अलग से यदि मैं बताऊं तो आप लोग इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रख के समझ लोगे तो आसान हो जाएगा। मैं बताने जा रहा हूं ये वाला पॉइंट। आप यहां पर देखो, ये क्रोमियम दिख रहा है, ये मॉलिब्डेनम उसके नीचे और उसके नीचे टंगस्टन, ये तीन एक ही लाइन में है।
तो ये तीनों की बात कर रहा हूं कि किसी भी सीरीज में मैक्सिमम एटमाइजेशन एनर्जी हमको देखने को मिलती है। तो मैक्सिमम एटमाइजेशन एनर्जी यहां पर देखने को मिलेगी क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन के अंदर। समझ में आया पॉइंट? देखो आगे बढ़ते हैं। द मेटल पॉइंट है 6 नंबर का। द मेटल with very high enthalpy of atomization tend to a noble in their reaction। देखो किसी भी एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए यदि हाई अमाउंट में एंथैल्पी देनी पड़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो नोबल गैस की तरह बिहेव कर रहा है। नोबल गैस जो है वो जनरली कैसे होते हैं? जनरली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते हैं, बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ती है। एग्जैक्टली लाइक दैट हम लोगों को यहां पर भी वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देनी पड़ेगी, तब जाके वो रिएक्शन करेंगे। तो ये भी एक नोबल इन द रिएक्शंस रहेंगे, ये भी इनर जैसे बिहेव करते हैं। देन आफ्टर थर्ड 5D 4D एंड 3D हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो आप लोग देखो यहां पर मैंने बता दिया है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इंक्रीज हो रही है और ये एटॉमिक नंबर है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को जरा गौर से देखोगे तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में ये वाला ग्राफ है, थर्ड नहीं 3D का, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बट 3D का, तो ये ग्राफ है राइट। तो इस ग्राफ के थ्रू हम ये समझ पा रहे हैं कि पहले इनिशियली ये इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई एंड देन डिक्रीज हुई। हाईएस्ट पॉइंट पे कौन होगा बेटा? क्रोमियम होगा राइट। चलिए देन आफ्टर हम बात करें हम लोग सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज जो 4D वाली है, इनिशियली इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज हो रही है। समझ में आया? तो ये इंक्रीज हुई, ये डिक्रीज हुई, ये इंक्रीज देन डिक्रीज। तो जो ट्रेंड है वो तो कॉमन है, बट आपको समझना है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की कंपेयर में सेकेंड की एटमाइजेशन एनर्जी ज्यादा है एंड उसकी कंपेयर में हम लोग थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो 5D की है उसको देखें तो ये इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज होती हुई दिख रही है। तो यहां पर आपको एटमाइजेशन एनर्जी की बात करें तो सीरीज नंबर 1 जो है उसकी कंपेयर में सेकेंड सीरीज की ज्यादा, उसकी कंपेयर में थर्ड सीरीज की एंथैल्पी, एटमाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा है, एटमाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। बात समझ आई? क्लियर है सबको? अब हम लोग पॉइंट देख रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो ये मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वाला जो पॉइंट है वो डिपेंड करता है अगेन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसे मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए मोर एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पर देखा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज मोर देन दैट ऑफ अ एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि एस ब्लॉक में ज्यादा से ज्यादा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकता है, जबकि डी ब्लॉक में अप टू 5 इलेक्ट्रॉन अनपेड हो सकते हैं, कभी कभी 6 भी होते हैं एस इलेक्ट्रॉन को देखें तो। रीजन स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म्ड बाय प्रेजेंट अनपेड डी इलेक्ट्रॉन्स। देख रहे हो बात? जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे मेटेलिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर बनता जाएगा। जब मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनता है तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू एस ब्लॉक ज्यादा होते। तो पहला कंक्लूजन ये निकला कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उसकी कंपेयर में एस ब्लॉक के एलिमेंट का आप लोग मेल्टिंग पॉइंट देखो या फिर बॉइलिंग पॉइंट देखो, कैसा होगा? कम होगा। एस ब्लॉक का कम होगा, डी ब्लॉक का ज्यादा होगा। बात समझ आई? देन आफ्टर इन जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी there is no unpaired electron present in a d orbital। d orbital के अंदर कोई unpaired electron present नहीं होता है और इसमें hence due to absence of covalent bond melting and boiling point are very low in a series। तो याद रखो जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है
वो क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन है कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं देखने को मिलते, सारे इलेक्ट्रॉन पैड है। अब जब सारे इलेक्ट्रॉन पैड है तो कोवेलेंट तो बनेगा नहीं, मेटालिक भी नहीं बनेगा, तो इसीलिए ये वॉलेटाइल मेटल में काउंट होते हैं। एंड हमको पता होना चाहिए कि इन सब का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम पाया जाता है। तो पहली सीरीज का लास्ट एलिमेंट, दूसरी सीरीज का लास्ट एलिमेंट एंड तीसरी सीरीज का जो लास्ट एलिमेंट है, उनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो रहता है। इन 3D सीरीज स्कैंडियम टू क्रोमियम देखा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, देन Mn टू जिंक मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम से क्या होंगे बेटा, स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाओगे और फिर Mn से जिंक तक जाओगे, तो हमको ये पता है कि इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन शुरुआत में क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो कॉमन सी बात है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। यहां पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे तो मेटेलिक बॉन्ड वीक बनेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, कॉमन सेंस। तो इट्स सो सिंपल, बात समझ आई। चलिए देन आफ्टर 4 नंबर की बात करें हम लोग। 4 नंबर क्या है, एज द नंबर ऑफ अनपेड डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, एज द नंबर ऑफ अनपेड डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड बॉन्ड एनर्जी बिटवीन द एटम is expected to increase up to chromium, molybdenum and tungsten। फर्स्ट सीरीज की बात करें तो अप टू क्रोमियम इंक्रीज होगी, सेकेंड सीरीज की बात करें तो अप टू मॉलिब्डेनम ये इंक्रीज होगी, एंड थर्ड सीरीज की बात करें तो अप टू टंगस्टन ये इंक्रीज होगी। क्योंकि ये तीनों ऐसे जंक्शन पे है जहां पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो यहां पर बात कर सकते हैं कि अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से यहां पर एक्सपेक्टेड है कि बॉन्ड एनर्जी बढ़ती जाए। क्लियर? डी ऑर्बिटल हैज ओनली अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर अ कोवेलेंट शेयरिंग इज ग्रेटेस्ट। तो इसमें डी ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ कैसे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब जब डी ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बहुत बढ़िया तरीके से बनाएंगे, और इसीलिए इनकी बॉन्ड एनर्जी जो है, इनकी जो बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या होगी बेटा, बढ़ती जाएगी। बॉन्ड एनर्जी विल इंक्रीजेस। अंडरस्टूड? चलिए अब हम लोगों को 2 पॉइंट और समझने हैं। इसमें देखिए Mn एंड टेक्नीशियम के बारे में है। Mn मैंगनीज एंड टेक्नीशियम हैव अ कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट। अब वैसे देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ अनपेड ज्यादा है, इसमें भी नंबर ऑफ अनपेड मिलेंगे, बट फिर भी कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट है ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्ड बिकॉज ऑफ स्टेबल हाफ फिल्ड D5 कॉन्फ़िगरेशन एंड हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्रोमियम में भी ऐसा होना चाहिए, बट क्रोमियम में जो 4s का इलेक्ट्रॉन है ना वो आसानी से रिमूव हो सकता है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल उनका कम होता है। Mn की बेटा मैं बात करूं तो यहां पर डी ऑर्बिटल जो 5 टाइप की है, 5 टाइप की जो डी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 5। अब जब इलेक्ट्रॉन 5 है तो कॉमन सी बात है यहां पर हमको D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, जो कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एंड जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो वीक मेटालिक बॉन्ड का रीजन बन जाते हैं। ओके, तो लो मेल्टिंग पॉइंट यहां पर होता है। इस पॉइंट को जरा याद रख लेना अलग से, दिस पॉइंट इज वेरी यूजफुल फॉर एमसीक्यू। एंड लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, मर्क्यूरी का होता है, जो -38 डिग्री सेल्सियस। एंड हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का,
जो होता है 3400 डिग्री सेल्सियस। ओके, दोनों पॉइंट याद रखने हैं। अब आपसे एक इलिस्ट्रेशन में शेयर कर रहा हूं जो हम सब जानते हैं। Why do the transition elements have a higher boiling point and melting points? तो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, बढ़ेंगे, तो स्ट्रॉन्गर इंटर एटमिक इंटरेक्शन होगा, स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड बनेगा, एंड इसीलिए वो हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। देखो वही सॉल्यूशन में भी वही लिखा होगा। Because of having a higher number of unpaired electron in their atoms, they have a stronger interatomic interaction with causes strong metallic bonds. समझ में आया? अनपेड इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेंगे तो कॉमन सी बात है कि स्ट्रॉन्गर इंटर एटमिक इंट्रैक्शन होगा एंड इसीलिए स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म होंगे, and then after atom these element attribute to their high melting point and boiling point, तो इसीलिए उनके boiling point and melting point higher होते हैं। Understood? समझ में आया पॉइंट? चलिए बेटा, तो यहां तक आपको याद करना है। वैसे देखा जाए तो याद बहुत करना है आप लोगों को, सीरीज भी याद करनी है आप लोगों को, ये तीनों सीरीज याद करो, रीजंस याद कर लो, और जो भी मैं बता रहा हूं उसे अच्छे से समझ के याद कर लो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।